Assalamu alaikum students, welcome back to Computer Tech Academy, and today we are going to start chapter number 11. The chapter number 11 name is the CN construct. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 11 की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से क्या अहमियत है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 में से बोर्ड के अंदर हर दफ़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप सब स्टूडेंट जानते हैं कि हमने सी लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है और सी लैंग्वेज में से 50 नंबर का पेपर आना है बोर्ड में। 50 नंबर का जो पेपर है वो सी लैंग्वेज में से आता है और सी लैंग्वेज में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 में से आना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन आप एक लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत दफ़ा एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ऑपरेटर की डेफिनेशन पढ़ी है कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर आर दी सिंबल्स that are used to perform different type of calculations on the variables. Operators क्या होते हैं? Symbols होते हैं जो different type की calculations को perform करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब relational operator कौन से होते हैं? Relation हमें पता है relation क्या होता है कि दो variable के दरमियान क्या relation है, क्या तल्लक है। तो ऐसे ऑपरेटर जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को बताए उन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलेंगे। क्लियर है? चलिए हम पढ़ते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। और हाउ मेनी रिलेशनल ऑपरेटर आर अवेलेबल इन सी, और सी लैंग्वेज के अंदर कितनी तरह के रिलेशनल ऑपरेटर पाए जाते हैं। आल्सो डिस्क्राइब रिलेशनल एक्सप्रेशन, और रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है। चलें स्टूडेंट, जब भी ये क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपने रिलेशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन लिख देनी है। तो क्या लिखेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर आर द ऑपरेटर that are used to define the relationship between the variables is called relational operators. और कितनी तरह के relational operator होते हैं? There are 6 type of relational operators available in this C language. And relational expression क्या होती है? An expression that contain relational operator is called relational expression. एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर यूज किए गए हों उन्हें हम रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ये इसका आंसर है। Clear as students? A relational operator is a symbol that is used to compare two values of the same type. The result of the comparison is true or false. The relational operator are used to specify condition in the program. The relational operator also known as comparison operator. अब देखें ये दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। अब इनके दरमियान क्या रिलेशन है, किस तरह डिफाइन करेंगे, वो रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर कितनी तरह के होते हैं? 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। क्लियर? ये एमसीक्यूज आएगा। या तो ए बी के इक्वल है, या ये 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर हैं। मीन ये दो वेरिएबल्स या तो इक्वल हो सकते हैं या नॉट इक्वल हो सकते हैं, या ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, या ए स्मॉलर देन बी हो सकता है, या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो सकता है, और या ए ग्रेटर देन और लेस देन एंड इक्वल टू बी हो सकता है। तो ये क्या होते हैं? 6 रिलेशनल ऑपरेटर सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन कौन सी होती है? द एक्सप्रेशन डेट कंटेन रिलेशनल ऑपरेटर इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको बता दिया। अब ये देखें, ए इज ग्रेटर देन सी, ये क्या है? ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, और कौन सी एक्सप्रेशन है? रिलेशनल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताया जा रहा है, और ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताया जाए उसे हम रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। द एक्सप्रेशन दैट कंटेन रिलेशनल ऑपरेटर इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। डन? चलें स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स।
डिस्कस डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर अवेलेबल इन सी, आल्सो डिस्क्राइब द लॉजिकल एक्सप्रेशन विद एग्जांपल्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू form more complex and useful logical condition. For this purpose, two or more relational expressions are combined using logical operators. अब सी लैंग्वेज के अंदर तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर्स, आर ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। क्लियर है? एंड ऑपरेटर्स, इसके सिंबल ये है, ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आया हुआ है। आर ऑपरेटर का सिंबल ये है और नॉट ऑपरेटर का सिंबल ये है। ये तीन तरह के ऑपरेटर हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम को कम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हम मज़ीद समझते हैं आगे वन बाय वन जब इसे पढ़ेंगे। एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डबल एंड। ठीक है, एम्परसेंड साइन इसे बोलते हैं। इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं? एम्परसेंड साइन बोलते हैं। It is used to combine two relational expression. It return true if both expression are the true. It return false if any one of expression is false. Mean and operators क्या कहता है? एंड ऑपरेटर जब हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। और इसी तरह आर ऑपरेटर है, ये क्या कहता है? अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर ट्रू दे देगा, और दोनों कंडीशन में से एक, अगर दोनों फॉल्स है तो फिर आंसर फॉल्स आएगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। और इसी तरह नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? जो भी आंसर होता है उसकी वैल्यू को उलट कर देता है। ठीक है, मीन कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू को उलट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इन वेरिएबल्स को। जैसे देखें हमारे पास है टू फाइंड आउट इफ द वैल्यू इन ए वेरिएबल्स टोटल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 700 and the value in a variable computer is greater than 90, the compound expression is written as total is greater than and equal to 17। ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन है, कंप्यूटर के मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं। ठीक है, इन दो एक्सप्रेशन को मिलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। या तो वह एंड हो सकता है, या आर हो सकता है, या नॉट हो सकता है। क्लियर है? एंड ऑपरेटर क्या कहता है? आंसर उस वक्त ही ट्रू आएगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तो फिर आंसर ट्रू आएगा। और आर ऑपरेटर क्या कहता है? अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर क्या दे देगा? वो ट्रू दे देगा। और ये नॉट ऑपरेटर यूज किया हुआ है, ये वैल्यू को उलट करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बस ये शॉर्ट आपने याद करना है, ये शॉर्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जो इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हुई है चैप्टर की, वो अब है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना है। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर? आल्सो डिस्क्राइब द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? बेटा नाम से क्या जाहिर हो रहा है? स्ट्रक्चर कहते हैं ढांचे को, और कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? कि हर प्रोग्राम का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, उन स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए है, उस स्ट्रक्चर को कंट्रोल भी किया जाता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आल्सो डिस्क्राइब द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं? तो पहली जो चीज़ आपने पता होनी चाहिए वो व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर है। कंट्रोल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, और कितनी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं? सी लैंग्वेज के अंदर तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। चलिए अब इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। When a computer program is executed, the execution control move from one statement to next statement to take action on a program statement. जब भी हमें किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड फीचर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम। द स्टेटमेंट, अब इसकी डेफिनेशन है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? द स्टेटमेंट
that are used to control the flow of execution in a program are called control structure. अब तीन तरह के होते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर और रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? सीक्वेंस से मुराद है एक तरतीब के साथ, मीन ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्टेटमेंट जो है वो एक तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होती हैं, उसे हम सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। डन हो गया। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर चलें पढ़ते भी हैं साथ साथ। ये देखें सीक्वेंस स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जिसमें एक सीक्वेंस के साथ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। In a sequence structure, the statement of a program are executed in the same order in which they are written in a program. जिस तरह एक प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट लिखी होती हैं वो वैसे ही क्या होती हैं? एग्जीक्यूट होती हैं। मीन पहले स्टेटमेंट 1 चलेगी, फिर 2 चलेगी और इसी तरह स्टेटमेंट चलती रहेंगी। इसके बाद आ जाता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। द सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है कि कंडीशन के मुताबिक हम प्रोग्राम के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट दी होती हैं उनमें से एक या दो स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, बाकी स्टेटमेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं, और वो किस बेस पे होता है? कंडीशन के बेस पे। ठीक है, तो अब सी लैंग्वेज के अंदर कितनी तरह के सिलेक्शन स्ट्रक्चर के लिए स्टेटमेंट यूज़ की जाती हैं वो हमारे पास ये डिफरेंट हैं। कौन कौन सी हैं? इन सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर आर एज फॉलोइंग। इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है एंड स्विच स्टेटमेंट है। ये तीन तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर में यूज़ की जाती हैं। या तो आप इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, या स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। देन है रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन से मुराद क्या होता है? बार बार एक स्टेटमेंट का चलना, जिसे हम लूप बोल रहे होते हैं। Repetition structure is used to execute a statement or set of statement repeatedly as long as given condition remain true. Repetition structure is also known as interaction structure or loop structures. ठीक है, मीन किसी भी स्टेटमेंट का तब तक एग्जीक्यूट होना जब तक कंडीशन क्या होती है? हमारे पास ट्रू हो रहती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स। अब सी रेपिटेशन लूप स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट यूज़ की जाती हैं? या तो वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, या डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, या फार लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर जो 12 है उसके अंदर हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। अब हम जो है हम सिलेक्शंस स्टूडेंट्स, अब हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट यूज़ की गई होती हैं, इन स्टेटमेंट में से एक या दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मतलब कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चले, अदरवाइज ना चले। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ की जाती हैं? सिलेक्शन स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। और सिलेक्शन स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट यूज़ की जाती हैं? ये तीन तरह की स्टेटमेंट यूज़ की जाती हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड स्विच। चलें अब वन बाय वन हम इसे पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह आएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। आपने इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाना है और उसकी वर्किंग बतानी है, एंड सिंटैक्स लिखना है और एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल आपने देनी होती है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। डन है, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट को मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में किस तरह लिखना है इसे, और एक सी प्रोग्राम भी करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए याद भी हो जाए प्रॉपर। चलें, इफ स्टेटमेंट क्या होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैं कंसेप्ट बता दूं कि इफ स्टेटमेंट कब यूज़ की जाती है। बेटा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इफ स्टेटमेंट ये वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट क्या है? वन वे डिसीजन मेकिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर कंडीशन ट्रू है तो आंसर वो आ जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसका कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, वन वे डिसीजन मेकिंग है कि कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर आएगा।
तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ स्टेटमेंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर. It is a decision making statement. It is used to execute or ignore a statement or set of statement after the testing a condition. The if statement evaluates the condition if the given condition is true. The statement or set of statement following the if statement is executed. If the given condition is false, the statement or set of statements follow the if statement is moved to the is ignore and control transfer to the statement that come after the if structures. Okay. बेटा अब इसका सिंटैक्स क्या है? नंबर वन आपको क्या पता चला है? इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ स्टेटमेंट वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है. वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेगी, डन. अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है. अब इसका सिंटैक्स क्या है ये आपने लाजमी याद करना है. इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगी, डन. और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं. फ्लो चार्ट ऑफ सिंपल इफ स्ट्रक्चर्स. अब देखें फ्लो चार्ट से मुराद क्या है. सबसे पहले आपने क्या करना है? कंडीशन चेक करनी है. अगर तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो स्टेटमेंट आपने, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देनी है, स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, स्टेटमेंट चलानी है. और इसके बाद क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट किधर चले जाएंगे? नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे, ठीक है, मीन एंड पे चले जाएंगे. इसका मतलब क्या होता है? एंड होता है. मीन कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा. और कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट प्रोग्राम एंड हो जाएगा, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है. अब एक एग्जांपल देखें ज़रा, बुक के ऊपर है, प्रोग्राम 11.1 है. राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट ए नंबर एंड डिस्प्ले ए मैसेज द नंबर इज ग्रेटर देन 100. क्या है ये कि यूज़र से एक नंबर आपने लेना है, अगर तो वो नंबर 100 से ग्रेटर है तो आपने मैसेज प्रिंट कर देना नंबर इज ग्रेटर देन 100. ओके, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर नहीं तो कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी. क्लियर है बच्चों? अब हम इसे ये आपने एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया. आपने ये अच्छे तरीके से इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को बार बार सुनना है और इसे याद करना है. अब पेपर में किस तरह क्वेश्चन आएगा? पेपर में क्वेश्चन आना है, ये आपने सारा लिखना है. इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिखने के बाद इसका आपने सिंटैक्स लिखना है, सिंटैक्स लिखने के बाद आपने इसका फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाने के बाद इसका आपने प्रोग्राम लिखना है, ठीक है. चले आए अब डेव के अंदर इसे आप एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये चलता है नहीं. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स लिखनी होती हैं, ये आपने याद करनी है. हैश इंक्लूड stdio.h. जब आप हेडर फाइल लिख लेंगे, लिखने के बाद हेडर फाइल लिखें. हेडर फाइल लिखना ज़रूरी होता है, ये मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बताया हुआ है. अगर आपको नहीं पता हेडर फाइल किस लिए यूज़ की जाती है तो आप ये चेक भी कर सकते हैं हेडर फाइल्स प्रीवियस वीडियो में जाके, इसकी एक्सप्लेनेशन में. ये हेडर फाइल्स आप लिखेंगे हैश इंक्लूड std.h एंड हैश इंक्लूड conio.h. उसके बाद आप मेन फंक्शन यूज़ करेंगे. ये है स्ट्रक्चर ऑफ सी, ठीक है. और इसके बाद आप मेन फंक्शन के बाद आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं. इतना आपने लिख लेना है. देन आप लिखते हैं इंट. प्रोग्राम क्या था हमारा? यही प्रोग्राम जो बुक वाला है, वही हम देखते हैं कि अगर नंबर एंटर करना है कि अगर वो नंबर 100 से ज़्यादा है तो आंसर प्रिंट हो, अदरवाइज ना हो, ठीक है. इंट नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है. प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर. कोई भी नंबर जब एंटर करेंगे, अब क्या स्कैन एफ यूज करना है यूजर से इनपुट लेने के लिए.
परसेंटेज डी एंड एम्परसेंड साइन एंड। अब इस इतने में क्या एग्जीक्यूट होगा, इस प्रोग्राम का मतलब क्या है कि इंट एन एक नंबर है इंटीजर टाइप का, और प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। यूज़र जब कोई भी नंबर एंटर करेगा तो वो नंबर किस में स्टोर होगा, वो इंटीजर टाइप का नंबर होगा और वो इस एन में स्टोर होगा। जब नंबर स्टोर हो गया देन आपने क्या करना है, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। इफ़ कंडीशन लगा देनी, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 80, अगर आपका नंबर 100, नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो देन आपने क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, ठीक है, ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इफ स्टेटमेंट है। ओके, इफ क्या है मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो आंसर आना चाहिए, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है तो कोई आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। चलें सबसे पहले इसे सेव करते हैं। आप इफ स्टेटमेंट की मदद से मैं सेव कर लेता हूँ एंड अब इसे रन करने की कोशिश करते हैं। एंटर एनी नंबर, स्क्रीन पे जब आएगा आपने कोई भी नंबर एंटर करना है। सपोज मैं 200 नंबर एंटर करता हूँ, एंटर किया तो क्या आ रहा है, नंबर इज ग्रेटर देन 100। क्लियर है, यही प्रोग्राम का मकसद था। ये देखें ज़रा, क्या है कि राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट ए नंबर, एक प्रोग्राम लिखा जिसमें एक नंबर एंटर करना है एंड डिस्प्ले मैसेज इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 100। तो मैसेज आएगा अगर नंबर 100 से बड़ा होगा तो फिर वो मैसेज शो कराएगा नंबर इज ग्रेटर देन 100। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप 101 लिखते हैं। अब 101 क्या है, ये 100 से बड़ा है तो मैसेज आना चाहिए नंबर इज ग्रेटर देन 100। क्लियर है। अब एक दफ़ा और एग्जांपल लिखते हैं। सपोज अब मैं लिखता हूँ 50, 50। अब 50 क्या है, ये 100 से छोटा है, तो क्या कोई मैसेज आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये देखें कोई चीज़ प्रिंट हुई है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो इसे बोलते हैं वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। चलें एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, एज वाली। इंट एज, इंट एज। आगे आप क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ। ये प्रोग्राम किस जगह पे होता है, ये प्रोग्राम अगर एयरफोर्स वगैरह के टेस्ट देने के लिए आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो मशीन्स लगी होती हैं तो इसमें इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं। अब वो किस तरह, देखें, इंट एज, प्रिंट एफ, एंटर एज, एंटर एज, एंटर योर एज। ठीक है, इस तरह। अब जब हम एंटर एज करेंगे यूज़र, तो स्कैन एफ की मदद से हम उसे स्टोर करवाएंगे। परसेंटेज डी एंड एम्परसेंड साइन एंड एज। ठीक है, मतलब डी इस यूज़र किस टाइप का देगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी और ये एज के अंदर स्टोर होगा, और एज हमारा क्या है, ये वेरिएबल है। क्लियर। देन हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर एज 18 से ज्यादा होगी तो क्या करो, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ कैंडिडेट इज एलिजिबल। ठीक है, कैंडिडेट, कैंडिडेट इज एलिजिबल मतलब क्या है, अगर एज जो है ना वो 18 से ज़्यादा है तो ये बंदा जो कैंडिडेट है ये एलिजिबल है। ठीक है, तो ये इस तरह का अगर वो हम प्रोग्राम लिखते हैं इस तरह के कि वो चेक करेगा एक कैंडिडेट आया, वो अपनी एज एंटर करेगा, अगर तो वो 18 से ज़्यादा उसकी एज है तो वो एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। अगर 18 से कम उसकी एज है तो वो कोई आंसर शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया, और इफ़ स्टेटमेंट क्या है, वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। चलें
अब इसे रन करते हैं इस प्रोग्राम। एंटर योर एज। अब कैंडिडेट आया, इसने अपनी एज एंटर की है 20। 20 क्या है, अब 18 से ज़्यादा है ना, 18 से ज़्यादा है, तो क्या है, कैंडिडेट इज़ एलिजिबल, कैंडिडेट इज़ एलिजिबल। तो यही अगर हम दोबारा करें, अब एज हम लिखते हैं 10, 10 एज है, तो 10 18 से छोटी है, तो कोई कोई चीज़ प्रिंट होगी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ की हुई है। देखें, कुछ चीज़ प्रिंट हुई है, कुछ भी नहीं हुई, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये इफ स्टेटमेंट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आए तो आपने लाजमी आपने पूछ लेना है, जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे आपको प्रॉपर उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाइक करना है, और इस कंप्यूटर टेक एकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और शेयर करना है मैक्सिमम। और आपने बताना है ये आपको वीडियो कैसे लगी, कमेंट्स के अंदर आपने ये सारा बताना है। चलें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। देखें स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी है, अगर आपने इफ़ स्टेटमेंट जो है के बारे में आपको नहीं पता तो आप काइंडली प्रीवियस वीडियो वो लाजमी देख लें, इफ़ स्टेटमेंट वाली, जो कि वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट थी। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता था कि अगर आंसर ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती थी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट कुछ भी शो नहीं करवाती थी, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप करवाने के लिए मैं आपको प्रोग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। प्रोग्राम में ये क्या थी, इफ़ स्टेटमेंट थी। इफ़ स्टेटमेंट में हमने क्या यूज़ किया है, सिर्फ ये वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इंट एज, प्रिंट एफ एंटर योर एज, स्कैन एफ की मदद से हमने एज को स्टोर किया, और इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 80, अगर एज 80 से ज़्यादा है तो क्या करो, प्रिंट करो कैंडिडेट इज एलिजिबल, ठीक है। तो अब इसे रन करते हैं। रन किया प्रोग्राम को, देखें एज मैंने लिखी 20, 18 से बड़ी है तो क्या आ जाएगा, कैंडिडेट इज एलिजिबल। ओके, इसे कहते हैं वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। लेकिन इसका एक इशू है बहुत बड़ा। इफ स्टेटमेंट का क्या इशू है, अगर कंडीशन ट्रू है फिर तो आंसर चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई ना कोई चीज़ तो प्रिंट होनी चाहिए ना। मतलब देखें, एक आया कैंडिडेट, उसने अपनी एज लिखी है, सपोज ये कैंडिडेट आया, इसने अपनी एज लिखी है, उसकी एज 10 है, ठीक है। अब उसने एंटर किया तो कोई आंसर नहीं आया, तो ये क्या है, इफ स्टेटमेंट का सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। क्लियर है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एक चीज़ तो समझ आ गई कि ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसकी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके मुताबिक कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। डन। चले आप इसे पढ़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन ये आया भी हुआ है। एक्सप्लेन इफ एल्स स्टेटमेंट, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है इफ एल्स स्टेटमेंट की, देन आपने इसका सिंटैक्स लिखना है, देन आपने फ्लो चार्ट बनाना है, फिर आपने प्रोग्रामिंग एग्जांपल की मदद से इसे एक्सप्लेन करना है। चलें आप स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। क्लियर। इफ एल्स स्टेटमेंट इज अनदर फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। ओके, टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अब इसकी सिंटैक्स चेक करें। इफ है कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स स्टेटमेंट चलेगी, मीन दूसरी स्टेटमेंट चलाई जाती है। क्लियर। अब इसका फ्लो चार्ट ज़रा देखें। देखिए कंडीशन आई, सबसे पहले आपने कंडीशन चेक करनी है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये ब्लॉक चलेगा, ये स्टेटमेंट चलेंगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर भी स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, और फिर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। डन। और सबसे पहले हम प्रीवियस एग्जांपल डेव मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं रियल टाइम के अंदर, ये बताया जा रहा है। और उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे।
अब चेक करते हैं, ये इफ स्टेटमेंट थी, ठीक है। इंट एज, प्रिंट एफ, एंटर योर एज, स्कैन एफ, परसेंटेज डी एज, इफ एज इज ग्रेटर देन 80, प्रिंट एफ कैंडिडेट इज एलिजिबल। अब क्या यूज करना है, एल्स यूज करना है। एल्स यूज किया आपने और क्या लिखा, प्रिंट एफ कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। चले मैं कैंडिडेट is not eligible, कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। अब ये क्या हुआ, ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। देखें अगर इससे एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर योर एज, अगर आप एज एंटर करते हैं, अगर 20 एज मैंने एंटर किया, कैंडिडेट इज एलिजिबल, ओके। अब मैंने एक कैंडिडेट आया, उसकी एज 15 है, 15 है, तो ये जब एंटर करेगा तो क्या आएगा, कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, ओके। तो ये एक ट्रू कह लें कि हमारा जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई है। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट ये बेस्ट स्टेटमेंट्स होती है टू वे डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर है बच्चों? तो ये आपने प्रोग्राम याद कर लेना है, आपने पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। और आपका जो पेपर में जब ये क्वेश्चन आए, आपने डेफिनेशन लिखनी है, सिंटैक्स लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है और ये प्रोग्राम आपने लिखना है। आपके 8 में से 8 नंबर आपके आएंगे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं बुक में जो प्रोग्राम यूज़ किया हुआ है। राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट ए नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर का प्रोग्राम लिखते हैं हम, ओके। चलें इवन और ऑड नंबर को, सपोज इंट नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर है, एन क्या है, वेरिएबल्स, ठीक है, इंट नंबर। अब चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। हम यूज़र को कहते हैं कोई भी नंबर एंटर करो, हम चेक करके दिखा देंगे, हमारा प्रोग्राम बता देगा कि ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। इंट एन प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। अब आपने क्या करना है, स्कैन एफ यूज करना है। स्कैन एफ में क्या आपने करना है, परसेंटेज डी और नंबर को स्टोर करवाना है, एम्परसेंड साइन एन, ठीक है, नंबर स्टोर हो गया। अब आपने क्या करना है, कंडीशन यूज करती है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन, आपने क्या प्रोग्राम किस चीज का है आपके पास, इवन और ऑड नंबर मालूम करने का। अब आपको पता है इवन नंबर कौन सा होता है, अगर नंबर को का मॉडुलस लें, ठीक है, नंबर को 2 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर है वो डबल इज इक्वल टू 0 आ जाए, मीन किसी भी नंबर को अगर हम 2 पे डिवाइड करें, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर है, ठीक है। तो आपने क्या कर देना, प्रिंट एफ नंबर इज इवन, ठीक है। ये ऐसा प्रोग्राम है जो दुनिया का कोई भी नंबर एंटर करें तो ये बता देगा कि नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर नंबर 2 को 2 से डिवाइड करें और ये डबल इज इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो नंबर इवन है। अदरवाइज क्या होगा, एल्स प्रिंट एफ नंबर इज ऑड, ओके। तो ये एक प्रोग्राम है, यूनिवर्सल प्रोग्राम है इवन और ऑड नंबर चेक करने का। चलिए हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर एनी नंबर, क्या नंबर आप ऐड करेंगे, सपोज 4 लिखते हैं, तो 4 को एंटर किया तो क्या आ रहा है, नंबर इज इवन, ठीक है, क्योंकि 4 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब इसी तरह हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब 3 लिखता हूं मैं, क्या आ रहा है, नंबर इज ऑड। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो 3 2 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसलिए क्या आ रहा है, नंबर इज ऑड आ रहा है। डन हो गया, ये सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर चेक करने के लिए कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंटर एनी नंबर, स्कैन एफ, ठीक है। इसमें आप कंडीशन क्या लिखोगे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0,
अगर नंबर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, और एल्स नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ये थर्ड प्रोग्राम है। आप कोई भी एक प्रोग्राम जो आपको इजी लगे वो आपने लिख लेना है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, आप कोई भी नंबर लिखें, सपोज आप लिखते हैं 100, तो ये क्या 0 से बड़ा है, तो ये क्या आएगा, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप लिखते हो माइनस में कोई वैल्यू, ठीक है -10, तो ये 0 छोटा है तो क्या आ रहा है, नंबर इज नेगेटिव। डन। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं। मीन अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट चलाओ, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट चलाओ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये क्या है, टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो हमारी वीडियो है आपको पसंद आई होगी। आपने अच्छे तरीके से इसे समझना है, इसे बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो आपको समझ नहीं आई आपने कमेंट्स में पूछना है, इसे आपने लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो इस वीडियो में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेस्टेड इफ के बारे में देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, इफ एल्स इफ के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।